डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। देखो इस बार क्या करेंगे, प्लानिंग क्या है सो सुनो। दो नाइट्रोजन इसमें भी है और ऑक्सीजन है 5, तो 4 ऑक्सीजन तो देख ही रहे हैं हम लोग कैसे जुड़ता है। बीच में यहां पर एक वो ऑक्सीजन और ला देंगे, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है, तो एक इलेक्ट्रॉन से इस नाइट्रोजन को जोड़ देंगे और एक इलेक्ट्रॉन को इस नाइट्रोजन से, यानी इसके बीच में ऑक्सीजन को ला देंगे। बस इतना ही सब बात करना है। नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बनाना चाहिए आप लोग को ऐसे जैसे कि बिल्कुल नया है, अभी तुरंत तुरंत वाले, है ना। ऑक्सीजन तो 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2 8, है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लिख दिया 2 2 4 5 6, 6 से 7 8 हो गया, 6 से 7 8 हो गया। देखिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, है ना। अब एक ऑक्सीजन इधर बचा 2 2 4 2 6, इसको कोऑर्डिनेट करा दीजिए। एक ऑक्सीजन इधर बचा 2 2 4 2 6, इसको कोऑर्डिनेट इधर करा, हो गया N2O5। बोलो अगला H2, बोलो ना जोर से। H2SO4 तो बता दिए होंगे, H2SO5, इसका नाम है पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सल्फर है सेंट्रल एटम, 2 2 4 5 6, देखो कितना आसान तो है, सुनेगा तब समझ जाएगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। और ऑक्सीजन है 5 ठो, तो ऑक्सीजन एक वो इधर लिखते हैं 2 2 4 5 6, हाइड्रोजन को सबसे अंत में जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। एक ऑक्सीजन इधर लेते हैं 2 2 4 5 6, हाइड्रोजन को सबसे अंत में जोड़ना है। देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया इतना में ही। अब एक ऑक्सीजन इधर से आ रहा है 2 2 4 2 6, एक ऑक्सीजन इधर लिखते हैं 2 2 4 2 6 6, और लोन पेयर का कोऑर्डिनेशन 6 2 8। लेकिन अभी भी दिक्कत है इसमें, अब एक ऑक्सीजन का तो जगह है नहीं। अब लुईस साहब कहे थे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाने से बचना है, प्रिकॉशन लिखा हुआ था लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं बनाना। नहीं तो वो मॉलिक्यूल बना के दिखाए थे ना कि वो बच्चा देखो ऐसे बना के ऑक्टेट पूरा कर दिया। लेकिन अब इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, तो बोले कुछ नहीं कर सकते। तो करना ये होगा कि एक वो ऑक्सीजन यहाँ से हटाते हैं, एक वो ऑक्सीजन यहाँ पे और लिखते, 2 2 4 5 6, अब हाइड्रोजन यहाँ लिखते, ये इसको मिला देते, देखते ऑक्टेट पूरा हो गया या नहीं हो गया। लेकिन ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर यही होगा, ठीक है, लेकिन ये मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें कौन सा लिंकेज आ गया, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लिंकेज आ गया। दैट इज बाय द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। और ये मॉलिक्यूल को हीट करिएगा तो इससे ये ऑक्सीजन आराम से निकल जाएगा। यानी H2SO5 को जब हम लोग गर्म करते हैं, थोड़ा सा भी हीट करते हैं, तो ये क्या दे देता है, H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। कारण क्या है कि देयर विल बी ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड विच इज अनस्टेबल, है ना। ये पिछले दिन कहे थे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लुईस डॉट में नहीं बनाना है, तो हम तो पूरा बना दिए लेकिन नहीं बनाए, लेकिन अब जगह ही नहीं तो कहाँ बनाना तो है। तो इसके वजह से इस मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री हो जाएगी, जिसके बारे में आप लोग पहले से पढ़े होंगे कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो H2SO5 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चूंकि इससे क्या निकल जाएगा,
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों निकलेगा? बोले सर H2SO4 में भी 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो नहीं निकालते आप। H2SO5 में 5 है, तो एगो निकाल दिए। तो वजह है कि एक ऑक्सीजन जो इसमें है वो कौन सा लिंकेज से जुड़ा हुआ है? पेरोक्साइड लिंकेज से जुड़ा हुआ है, और ये स्टेबल नहीं होता है। उसके भी कारण है कि स्टेबल नहीं होता है। सर कह दिए थे स्टेबल नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आप भी कहिएगा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर दोनों आपस में रिपल्सन करेगा कि नहीं करेगा बताओ? ये इसको भगाएगा और ये इसको भगाएगा। साइज छोटा है, रिपल्सन ज्यादा होगा। हालांकि इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, लेकिन दूरी क्या है? ज्यादा है। लेकिन ये तो एकदम अगल बगल में है। समझ रहे हैं बात? इसीलिए पेरोक्साइड लिंकेज अनस्टेबल होता है। तो H2SO5 is act as oxidizing agent since it has peroxide linkage which is unstable। ये आगे का बात हो गया है ना। अब जैसे एक मॉलिक्यूल आप देखा है H2O2, सुना है नाम इसका? आज थोड़ा सुन लेना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके बारे में जानता है कुछ? ये भी एक कैसा एजेंट है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको कहते हैं? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। क्यों कर देता ऑक्सीडाइज ये दूसरे को? क्योंकि यहां भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होता है, 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6। यही वाला वो बॉन्ड है जो टूट जाता है। दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज। जहां जहां ऑक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होगा ना, उसको क्या कहिएगा आप? पेरोक्साइड लिंकेज। और ये स्टेबल नहीं होगा। जैसे उसको तोड़ के ऑक्सीजन निकाल दिए ना, वैसे ही H2O2 भी तोड़ के एगो H2O हो जाएगा प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। तो इसके वजह से ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसके वजह से ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख देना स्ट्रक्चर के साथ, इसकी केमिस्ट्री भी बता दी। H2SO5 का नाम है पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। ज्ञानी बाबू रहने दीजिए, जो है सब रहेगा। शुरू हो जाइए कि सर क्या बोले? H2SO5 के बारे में बोले कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरे को क्या कराएगा? ये ऑक्सीडाइज कराएगा, दूसरे में ऑक्सीजन जोड़ देगा, किसी दूसरे में ऑक्सीजन जोड़ देगा। दैट इज वाई दे कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कौन सा मॉलिक्यूल दिए थे? अच्छा, वो भी वैसन के। हाँ, तो सब थोड़ा सा शुरू से देखते आ रहे हो। सर क्या करते हैं कि अपने बनाते हैं वो आसान लगता है, बनाने जो देते हैं वो ज्यादातर फीलिंग होता होगा मैथ में कि अपने बनाए थे तो ठीक है, आसान था, और दे दिए बनाने वो तो भारी थे। सब लिख देना जैसे ऐसे बताएं, वो ऑक्सीजन निकलता है, सब लिख देना, ये ना कि वो गंदा बात है बाद में लिखें। बात है वो पढ़ना है 12वां में सल्फर वाले कंपाउंड में, लेकिन पहले से थोड़ा बहुत भी जानेंगे तो उस समय क्या होता है कि तेज कहलाते कि H2SO5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए कि इसमें ऑक्सीजन एक ठो पेरोक्साइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और पेरोक्साइड बॉन्ड होता है कमजोर।
वो क्यों होता है? इसलिए कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर में रिपल्सन होता है। रिपल्सन की वजह से बॉन्ड ही तो टूटेगा, और क्या कर लेगा वो? गाल पे हाथ रख के बैठने से गलबात होता है। यहाँ पे दिमाग को जो है फ्री रखना होता है। पीछे को छोटा बच्चा है बेचारा, वो कहा है थोड़ा मूड़ी नहीं टंगा रहा है गर्दन से, हाथ लगा करके एकदम से बैठल रहता है। हाँ, जवान की तरह बैठना चाहिए, गर्दन उर्दन थोड़ा लंबा करना चाहिए। नहीं, कौवा वौवा को देखते हो सुबह में ऐसे ऐसे करते रहता है, गर्दन तोड़ लिया है। H2O2 वाला भी बनाना है, ये बोनस में है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? तो यहाँ भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, पेरोक्साइड लिंकेज। H2O2 also act as H2O2, H2O2 की तरफ लिखना उधर में, also act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गांधी मैदान गया है सब घूमने के लिए? गांधी मैदान जाओगे ना तो वहां पे घूमता हुआ आदमी को पकड़ लेता है सब, तुम लोग का उम्र देख करके और ज्यादा पकड़ता है। अब बोलेगा कान साफ करा लीजिए, है ना, एक डिब्बा लेकर के, लकड़ी का डिब्बा में लेकर के घूमता रहता है, कान साफ करा लीजिए, है ना, पकड़ पकड़ के कान साफ कर देता है 20 40 50 रुपया लेकर के। मतलब कान में बहुत सारा गंदगी होता है, तो बुतरू भी पड़ जाता है चक्कर में। उसके जो काठ वाला डिब्बा रहता है, संदूक कहते हैं उसको, काठ का डिब्बा लेके चलेगा कान साफ कराने वाला। इत्र भी वही बेचेगा, कान साफ करके थोड़ा सा इत्र डाल देगा कान में, नाक में डाल देगा तो साफे हो गए। कान में डाल देता है। उसके संदूक में, मतलब कि जो काठ का डिब्बा रहता है उसके अंदर एक प्लास्टिक का डिब्बा रहेगा। कान साफ करने के लिए वो यही केमिकल का इस्तेमाल करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना, उसी से कान साफ होता है। और उसी से ये जो ऑक्सीजन निकलता है ना, ये गंदगी को वहां से साफ करता है ना ये। और थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में यदि H2O2 पड़ गया तो चदरा भी साफ कर सकता है। इसीलिए हम लोग सजेशन देंगे तुम लोग को कि उससे कान उन साफ कभी नहीं कराना है। काहे कि कौन मूड में है वो क्या करेगा, थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया, ज़्यादा कान साफ करने के चक्कर में, तब क्या हो जाएगा, पूरा कान साफ हो सकता है ना। उस वही केमिकल गंदगी जरूर निकाल के वो दिखा देता है, देखिए इतना कान गंदा था आपका, ये रह दीजिए ठीक है जो है ना, अपने से साफ उफ कर लेना है, उससे नहीं कराना है। वही केमिकल रहता है, वो ऑक्सीजन जाएगा और वो गंदगी साफ करके लाएगा। समझ गए ना ज्ञानी बाबू? आप ही को बताएं, आप ज्यादा जाते होंगे, पकड़ लेगा। पकड़ के कान साफ करेगा, कह देना कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड रखे हैं आप, हमको पता है, और उसी से कान साफ कीजिएगा। हो गया? तो क्लीनिंग के पर्पस में इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। लैब वगैरह में बहुत सारा चीज बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, तो उसको केमिकल से साफ करना होता है, H2O2 का इस्तेमाल करते हैं। रंग वंग उड़ा देता है, जहाँ पर H2O2 पड़ेगा ना, जैसे कोई कलर्ड है तो वहाँ से ऑक्सीजन उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब रिमूव करेगा, लेकिन साथ में कलर भी ले लेता है। अगला मॉलिक्यूल बताइए।
H3PO5, ये भी खतरनाक ही है। H3PO5 इसको बोलते हैं पेरोक्सो फास्फोरिक एसिड, पेरोक्सो फास्फोरिक एसिड। H3PO4 को कहते हैं फास्फोरिक एसिड। H3PO4 का फोटो बना दिए होंगे पिछले दिन में, तो वही फोटो देखना था आज भी। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 2 4 5 6, ऑक्सीजन 2 2 4 5 6, ऑक्सीजन 2 2 4 5 6, 6 हो गया बाबू। तो एगो बॉन्ड एगो बॉन्ड एगो बॉन्ड। देखो तो फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा है। 2 2 4 2 6 2, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अपना डुएट से मतलब होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है उसको। पूरा हो गया। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट, एक ऑक्सीजन और है 2 2 4 2 6, इसको क्या करा दें, कोऑर्डिनेट। बोलिए सर 4 हुआ। तो इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4, पिछले दिन बना के गए थे। लेकिन आज क्या है, कहाँ लगाएं ऑक्सीजन? बोलिए फास्फोरस में जगह है कहीं ऑक्सीजन लगाने का? तो ऐसे ही केस में जब कोई उपाय नहीं बचेगा कि सेंट्रल एटम से लिंक कर पाए, तब जाकर के मजबूरी में पेरोक्साइड बॉन्ड बना देना होगा हमें। ये बॉन्ड बन गया, अब ये बॉन्ड बन गया। देखिए ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो बन ही गया। लेकिन इस स्ट्रक्चर के वजह से हुआ ये कि ये लिंकेज कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, जिसके वजह से H3PO5 अच्छा मॉलिक्यूल होगा, लेकिन टूट जाएगा ये भी और एगो नेसेंट ऑक्सीजन बना देगा। और H3PO5 को भी हम लोग क्या कहेंगे, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 3 गो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिस्ट्री का यहाँ पे तुमको हम बता दिए, H2O2, H2SO5, H3PO5। क्यों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ये भी बता दिया, सिंस दे हैव पेरोक्साइड लिंकेज, सिंस दे हैव पेरोक्साइड बॉन्ड, इसलिए है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ढेर सारा मॉलिक्यूल का फोटो बना दिए हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब अपने से बना बना करके चेक करिएगा, तो नया भी यदि कोई आएगा तो बनाया जा सकता है ना। साफ साफ बातों में बताए हैं कि ये बॉन्ड बनाने से बचना है या बनाना ही नहीं है ना। पिछले दिन एक ठो मॉलिक्यूल बताए थे, फिर आज बताएं। देखो ऐसे एक ठो बच्चा को बोले ना कि H2SO4 का फोटो बनाओ जी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और बच्चा कितना अच्छा था, देखो कैसे बनाया। तुम लोग पता नहीं उतना तेज है कि नहीं। देखो ऑक्सीजन लगाया 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन लगाया 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, एगो हाइड्रोजन इधर, एगो हाइड्रोजन, एगो हाइड्रोजन। ये इसको बनाने मत लगना, कुछ कुछ है जो सुनता कुछ नहीं बनाने लगता। अभी बताया हमको कि H2SO4 सर बना तो दिए, क्या गलती है इसमें? लड़ाई भी कर रहे हैं कि ऑक्टेट तो हम पूरा ही कर दिए हैं, लुईस साहब के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना था, सबका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, तो गलती क्या है H2SO4 ऐसे काहे नहीं होगा, है ना। तो क्या बताए थे काहे नहीं होगा? हाँ बताइए, इतना इतना रिपल्सन यदि मॉलिक्यूल में होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन इससे, ये इलेक्ट्रॉन इससे, सब तो पहले के सिनेमा की तरह कट मर जाएगा इसे ही सब, है ना। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं बनाना होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, है ना। अवॉइड पेरोक्साइड लिंकेज
अवॉइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर इफ पॉसिबल। ठीक है, इसलिए H2SO4 का ये वाला स्ट्रक्चर नहीं हो करके H2SO4 का स्ट्रक्चर प्रीवियस डे में बताए थे। H2SO4 यही था, ये देखिए H2SO4, ये स्ट्रक्चर है H2SO4 का। कहीं भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है नहीं है, तो अस्टेबल हुआ है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं बनाना रहता है, H3PO4 देखिए, ठीक है, ठीक है। अब H2SO5 दे देगा तो क्या करेंगे, सल्फर में तो कहीं जगह है ही नहीं, तो ऑक्सीजन से ही एक ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और उसी बॉन्ड के वजह से उस मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री हो जाएगी। बोलेंगे कि ये पेरोक्साइड बॉन्ड रखता है इसलिए ऑक्सीजन इससे टूट के निकलेगा, और ऑक्सीजन टूट के निकलेगा, दैट इज वाई दे आर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आ गया जो बात बता रहे हैं, क्लियर है? ये सही स्ट्रक्चर है कि गलत स्ट्रक्चर है? गलत है, ऐसे स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाने हैं, इससे बचने हैं। क्लियर है? और भी है तो नया टॉपिक शुरू करें। नया टॉपिक इसको हटा देते हैं। पीला से लिखते हैं, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। या फेल्यूर ऑफ ऑक्टेट रूल। अब आज देखिएगा आप कि हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट जनरली तो ठीक है, लेकिन कुछ वैसे भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जहां 8 इलेक्ट्रॉन के बिना भी मॉलिक्यूल अस्टेबल होता है ना। अब जैसे किसी में कहें इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल है, रहता है, एग्जिस्ट करता है, तो ऑक्टेट वाले नियम को फेल ही ना किया। किसी को 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। किसी को 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी को 12, किसी को 14, फिर भी वो मॉलिक्यूल है। दैट इज लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। जनरली तो 8 इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट सही है, लेकिन 100% कोई बात सही है ऐसा नहीं है। 2-4-10% मॉलिक्यूल वैसा भी है जो ऑक्टेट वाले नियम को फॉलो नहीं करता है। तो 3 तरह का मॉलिक्यूल होता है बच्चा। एक ठो को कहते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल, और एक ठो को कहते हैं हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल, और तीसरे को कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। जिसको 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसको मॉलिक्यूल को कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, माने जितना चाहिए उतना उसको है। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। तो फेल्यूर ऑफ ऑक्टेट रूल में पहला मॉलिक्यूल हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन बट एग्जिस्ट नहीं, बट नोन, जाना जाता है, बट नोन। Molecules having less than 8 electron at central atom but known
called as hypovalent molecule. Molecules having more than 8 electron at central atom but known called as hypervalent molecule. इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी पाए जाते हैं जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी 7, 8 के बजाय 7. सम मॉलिक्यूल also known which has only 7 electron at central atom and called odd electron molecule. तो 3 वो मॉलिक्यूल लिमिटेशन हो गया बाबू, हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल. ये तीनों लिमिटेशन है किसका? ऑक्टेट रूल का. और नोट में the molecule which has 8 electron in the outermost 8 electron at the central atom called as इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल. इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज. हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल किसको कहेंगे? हाँ, जिसमें सेंट्रल एटम को 8 से कम इलेक्ट्रॉन है. हाइपरवैलेंट किसको कहेंगे? जिसमें सेंट्रल एटम को 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन. और जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन उसको कहा जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल. और जिसमें 8 का 8 ही होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल. है ना? ये लैंग्वेज होगा केमिकल बॉन्डिंग कि which of the following is hypervalent molecule, which of the following is hypovalent molecule, या which of the following is electron precise molecule. अब एग्जाम्पल देखेंगे कि हाइपोवैलेंट कौन सा मॉलिक्यूल, हाइपरवैलेंट कौन सा मॉलिक्यूल.
हो गया? लिख दिए? हो गया? एग्जाम्पल ऑफ हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल का टाइप ए, मॉलिक्यूल हैविंग only 4 electron at the central atom। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पे। एग्जाम्पल BH2 मॉलिक्यूल, BF2, BCl2। देखिए आप बेरिलियम को जान रहे हैं, कौन सा ग्रुप? ग्रुप 2। बेमग का सर 12 खाएंगे, बेमग का सर 12 खाएंगे। दूसरा ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मात्र 2, एक और एक 2। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, शेयर करा दीजिए। बेरिलियम हाइड्राइड बनाना है। देखिए तो बेरिलियम को कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो सेंट्रल एटम को 4 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन मॉलिक्यूल तो है। तो ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन है या नहीं है? ऑक्टेट रूल को फेल किया ना मॉलिक्यूल, बोले हमको 4 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम तो ठीक ही ठाक है, 8 इलेक्ट्रॉन बाकी खोजो। तो पहला बेरिलियम हाइड्राइड, ये सब मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फेल करने वाला। BF2 बेरिलियम, फ्लोरीन, फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन? 7, 2 2 4 2 6, एक 7। बेरिलियम के साथ फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन इस काम में बेरिलियम को कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 4। तो सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल हैविंग ओनली 4 इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम, बाकी तो ऑक्टेट पूरा करेगा, लेकिन सेंट्रल एटम को सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली बेरिलियम क्लोराइड BCl2, यहाँ 2, क्लोरीन का 7, 2 2 4 2 6 1 7, क्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7, 7 1 8, 7 1 8, बेरिलियम 8। बेरिलियम को ओनली 4 इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम। तो ये सब वो मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल को फेल कर देता है।
लिखे। अब ऐसा मॉलिक्यूल के बारे में सोचना है जिसके सेंट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन। जानते हैं कोई? कौन सा है वो मॉलिक्यूल? बी। मॉलिक्यूल हैविंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन at the central atom। जानते हैं कौन है? BH3, BF3, BCl3। बालगंगा इंडियन तिलक, बोरोन। बालगंगा, अरे बालगंगा, फिर ये सब बात बोलना चाहिए, अपना बात बोलता है। 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, खुद ही देख लो। एगो इससे, एगो इससे, एगो इससे। बोरोन को कितना इलेक्ट्रॉन है सब मिला के? 2 2 4 2 6 ना। 2 2 4 और ये 2 6। BF3 बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 2 2 4 2 6 और 1 7। 2 2 4 2 6 और 1 7। 2 2 4 2 6 और 1 7। ये देखो फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा, फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा। लेकिन बोरोन का, बोरोन का क्या हुआ ये देखना है। बोरोन का केवल कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली BCl3 1 2 3। क्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7। 2 2 4 2 6 1 7। 2 2 4 2 6 1 7। बोरोन को 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाया। बोरोन हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। तो these all are called as हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। हाइपो मतलब कम, वैलेंट मतलब वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी कम। हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल।
हो गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल, 6 इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल देखे। अब देखिएगा 7 इलेक्ट्रॉन वाला। कोई समस्या है किसी को, बताओ। बढ़ जाए। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल लिख तो दिए ही है कि क्या होता है। जरा देखो तो जरा अपने से तुम लोग NO2 का स्ट्रक्चर बना के। NO2 अरे कोऑर्डिनेशन में रहो हमारा, तो अगर आसपास के कोऑर्डिनेशन में क्या फायदा है बताओ। 48 घंटा 72 घंटे इंतजार हम करते हैं तुमसे मिलने के लिए, और तुम लोग आता अपने में मिलता है, हमसे न मिलेगा, रूमों पे जाता होगा। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल NO2 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको बोले दिखाइए ना, इलेक्ट्रॉन गिनिए नाइट्रोजन पे। बनाए। देखिए आप, नाइट्रोजन 2 2 4 और 1 5, ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 6, क्या 6 के बाद ऑक्टेट हो गया पूरा। 2 2 4 2 6 और 1 7, एक वो ऑक्सीजन और बच रहा है। 2 2 4 2 6, एक वही कोऑर्डिनेट कर देगा, है ना। अब लोन पेयर तो उसका हो ही गया ना, अब इलेक्ट्रॉन तो 7 ही पूरा। 2 2 4 2 6 और 1 7। नाइट्रोजन हैज ओनली 7 इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, सीधा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत। नाइट्रोजन हैज ओनली 7 इलेक्ट्रॉन। यही कारण से एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री रहता है ना, इसी कारण से ना NO2 डाइमर का फॉर्मेशन करता है, 2 यूनिट एक साथ हो जाता है, जिसका फोटो आप लोग बनाए थे N2O4। एक्चुअली NO2 एक्ट है, देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाएगा ना तो वो रिएक्टिव हो जाएगा, है ना। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो NO2 का बन गया, लेकिन NO2 इस तरह से रह नहीं पाता है। तो NO2 खोजने जाइएगा तो दे एग्जिस्ट एज N2O4। NO2 क्या लिखे थे NO2 NO2 एग्जिस्ट एज, क्या बोले, N2O4, दैट इज NO2 फॉर्म डाइमर, फॉर्म डाइमर। डाइमर का मतलब होता है 2 यूनिट एक साथ हो जाए। अब आप देखिए, आपको क्रिस्टल क्लियर होगा ये फोटो। N ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो दिखाई दे ही रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जो इसका बच गया वैसे ही छोड़ दीजिएगा। दूसरा एक मॉलिक्यूल NO2 का और देखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और एक इलेक्ट्रॉन इसका भी बच जाएगा। अब उस NO2, एक मॉलिक्यूल का NO2 का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे मॉलिक्यूल के NO2 का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड। इसीलिए कहते हैं NO2 एग्जिस्ट करता है N2O4 के फॉर्म में। अब ये रीजनिंग टाइप 12th लेवल का क्वेश्चन हो जाता है।
कि वाई NO2 एग्जिस्ट एज N2O4, है ना। तो कहते हैं हम लोग कि सिंस दे हैव ऑड इलेक्ट्रॉन, वन फ्री इलेक्ट्रॉन, NO2 में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसीलिए वो दूसरे NO2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के डाइमर बना देता है N2O4, है ना। वाई NO2 डाइमराइजेज, क्वेश्चन ये है वाई NO2 फॉर्म डाइमर, या इसी क्वेश्चन के और में NO2 एग्जिस्ट एज N2O4, वाई, ये सब भाई वाला क्वेश्चन। आंसर, सिंस NO2 हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, they form dimer, they form dimer and become N2O4। लिखे, NO2 डाइमर क्यों बनाता है, क्यों बनाता है, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। NO का मतलब, ये अलग है, मन में आया इसलिए बता रहे। जरा स्ट्रक्चर बनाइए तो, NO, नो, नाइट्रस ऑक्साइड है, कैसे बनेगा, बॉन्डिंग कैसे होगा, NO2 तो बता दी, NO बनाइए बनाइए, जो लिख ली जल्दी से। नो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दो, 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 डबल बॉन्ड बन गया, दो चार एक पांच, दो दो चार दो छः दो आठ, ऑक्टेट पूरा। नाइट्रोजन का दो दो चार दो छः और एक, है ना, और इलेक्ट्रॉन क्या, इसका एक स्ट्रक्चर लोग और पॉसिबल किया जिसको आप गलत नहीं करते हो, इसीलिए उसे सीधा एग्जाम्पल में नहीं देते हैं।
दो ऐसे हो गया। कहीं कहीं किताब में तुमको दिखेगा एगो ऐसा बॉन्ड रहेगा, ऐसा। कैसा बॉन्ड देख रहे हो? पूरा एरो ऐसे होता है। ये कितना गो एरो है? आधा गो एरो, आधा रूस गया है। अधे अधे मुंह खोला है, देखिए। इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना। ऑक्सीजन के पास तो है ही है ना दो दो चार इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा नाइट्रोजन को। लो तुम रखो, काय के लिए रो रहा है? ठीक है, दो दो चार एक पांच, कंसंट्रेट करके दिखाई पड़ रहा है, नहीं तो अकेले में दो रात में डरा देगा ऐसा बॉन्ड। दो दो चार एक पांच, दो दो चार, दो छह एक सात, एगो इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेशन, आधा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेशन, आधा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, तो आधा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसीलिए ये आ जाता है कि छोड़िए आधा उधर क्या करिएगा, और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में जानिए इसको, है ना। अदरवाइज इसको आधा कोऑर्डिनेट बॉन्ड यदि कहीं ऐसा बना रहे तो ऐसा नहीं समझना कि बिल्कुल ही तो गलती है, हम जानबे नहीं करते हैं। ये क्या बताता है? हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाफ कोऑर्डिनेट, आधा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा? डोनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लिख देना कहीं पर। ऐसे नहीं कि कोना में सर क्या पता नहीं क्या बताए, एकदम एग्जैक्ट बताएं। फोटो बनाइए बढ़िया से। NO। और नहीं तो कभी कभी बच्चा का आदत होता है, हम लिखे कोना में तो वो कोना खोजेगा कॉपी के, लेकिन वो हम कोने में लिख देते हैं। ये सब नहीं करना है, क्योंकि हम तो ऐसे ले आ करके सामने सामने भी कर देंगे। लो देखो, हुए ना बीच में NO, NO, ऑक्सीजन दो दो चार दो छह दो आठ, नाइट्रोजन को दो दो चार दो छह एक सात। यानी हम ये बता रहे हैं कि NO को कहा जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो कहिएगा ठीक है। NO के बारे में कहा जाएगा नहीं, दो, एगो डबल बॉन्ड और एगो आधा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर और करके लिखे, ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर इसका ठीक है, दोनों के हिसाब से समझा जा सकता है। और यहां लिखे आधा कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब डोनेशन ऑफ एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, आधा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बीनेट लिख दिए, डीनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आधा कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब डोनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है ना। NO का स्ट्रक्चर बताएं, अपनी जगह पे चल जाओ। अपनी ही जगह पर रहे। और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल समझ गए कि जहां सेंट्रल एटम को कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7। और 7 इलेक्ट्रॉन के वजह से मॉलिक्यूल में दो बात बताए कि दे मे फॉर्म डाइमर, NO2 के केस में दे मे फॉर्म हाफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये भी तो बताए। ये ऑड इलेक्ट्रॉन के वजह से उसमें डाइमर फॉर्मेशन भी हो सकता है, या फिर आधा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है।
आधा कोऑर्डिनेट बॉन्ड NO में बनता है और डायमर का फॉर्मेशन NO2 में होता है। क्लियर है? अगला हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल ऑफ हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। इसका एक एग्जाम्पल ये, मॉलिक्यूल हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम। मॉलिक्यूल हैविंग कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम। एग्जाम्पल है कुछ आपके पास क्या? के अच्छा, क्रोमियम वाला PCl5, PCl5 उसका भी मॉलिक्यूल लिखेंगे, ठीक है? बताएं के नहीं, PCl5 बता रहे हैं अभी। देखिए जरा फास्फोरस को देखिएगा पहले, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। क्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7, 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 क्लोरीन 2 2 4 2 6 और 1 7। एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बना। देखिए तो फास्फोरस को कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 है ना, ज्यादा 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 10 है। तो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल होगा कि नहीं होगा? फास्फोरस हैज टेन इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम इन PCl5। अब इसके वजह से इसकी केमिस्ट्री होती है कि ये गर्म करने से टूट जाता है, PCl3 में बन जाता है, लेकिन मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता है। ये वो बचवा बताया कौन, तो क्या बताया जी? KrF2 है नहीं? अरे करो ना जीरोक्स रूटीन का है। तो ये सबसे पहले वो एक्सेप्शन वाला बात कर दिया, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। क्रिप्टन इनर्ट गैस है ना, हालांकि मॉलिक्यूल तो होता है ना? XCF2 भी होता है, मॉलिक्यूल तो होता है। इनर्ट गैस जनरली कंपाउंड तो नहीं बनाता है, लेकिन अब 11वां के बाद 12वां में पढ़ोगे कि सम नोबल गैस जो है ना कंपाउंड बनाता है यदि उसको हीट कर दिया जाए। एक्चुअली में इनर्ट गैस गांव में वैसे ही एक बुजुर्ग की तरह हैं, जो ऐसे तो चुप रहते, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, इनर्ट होते, लेकिन उनको एक हद तक तंग कर दिया जाए तो लाठी उठा के 2 लाठी दियो देंगे, गरियावेंगे अलगे। तो ये जो जेनन है, क्रिप्टन है, ये सब वैसे ही नोबल गैस कहलाता है, लेकिन इसको गर्म कर करके आप दे ही दीजिएगा एनर्जी उतना, तो उठा लेंगे लाठी ल, है ना? तो क्रिप्टन का वही हाल है, 2 2 4 2 6 और 2 8 तो इसको पहले से है ना। क्रिप्टन या जेनॉन जो लिखाए हैं 2 2 4 2 6 2 8 पहले से नहीं, तो इसको बॉन्ड करने की क्या जरूरत है ना? वो बाबा को कहिएगा, अब आप काहे ले परेशान है बाबा, आपको तो सब कुछ है ही है पहले से, अब 1 2 कट्ठा लिख दीजिए हमको, तो देखिए देखिए लठिया कैसे उठाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये फ्लोरीन वही कर रहा है कि बाबा आपको क्या जरूरत, एनर्जी दे दिया है ज्यादा। अब देखिए ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया इसको, है ना? जेनॉन भी ऐसे ही है, फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। जेनन को कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहले से एक्सेप्शनल केस है कि ये कंपाउंड नहीं बनाता है, और अब तो और ज्यादा ही।
बनाया भी तो 10 हो गया। तो हमेशा जब हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन कोई काम करेगा तो वो जो है लिमिटेशन होगा किसी न किसी का, क्योंकि उसको तो सीधा सीधा बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहिए था, बनाना चाहिए था नोबल गैस था, लेकिन आप हीट कर दिए ना इतना ज़्यादा कि वो रिएक्ट कर गया। दस इलेक्ट्रॉन रखने वाला मॉलिक्यूल, एक एग्जाम्पल कम से कम PCl5 रखिए, है ना। ऐसे एग्जाम्पल की कमी नहीं है, नाना पापा और सब बीमार, AsCl5, SbCl5, BiCl5, ये सब को 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पढ़ते रहिएगा। एगो मॉलिक्यूल और बता दें समय मिला तो, BrF3, नहीं Br ब्रोमीन है, फिर कल बारात आई आंटी। ब्रोमीन, कितना इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1। अब देखिए फ्लोरीन, 2 2 4 2 6 1 7 1 8, ब्रोमीन का भी 8 हो ही गया, लेकिन अब फ्लोरीन 3 गो के साथ जुड़ा हुआ है, कंपाउंड खराब सब बनाता है। यही सब कंपाउंड जो है ऑक्टेट को फेल करके बना देता है। अब देखिए ब्रोमीन को कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ब्रोमीन हैज 10 इलेक्ट्रॉन। IF3 ICl3 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ज्यादा नहीं, कम से कम एगो PCl5 तो याद रखिएगा। वो सब मेडिकल और आईटी के क्वेश्चन बैंक में आता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल, आपको देखना यही रहता है कि किसका सेंट्रल एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, और शेयर करा देंगे तो फिर कितना हो जाएगा। यदि 8 से बढ़ जा रहा है तो उसको हाइपरवैलेंट कह देंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन कह रहा है तो ऐसे ही फोटो बना के गिन के बताना होगा। मॉलिक्यूल हैविंग 12 इलेक्ट्रॉन, बढ़े बढ़े। एग्जाम्पल नंबर बी, molecule having 12 electron at the central atom, बारह इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम। देखिए एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको हम, SF6, सल्फर के बारे में आप जानते हैं कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। अब फ्लोरीन कितना है इसमें? 6। अब जरा ऑक्टेट पूरा करिए, इससे ही जुड़ जाएगा, 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 इससे ही जुड़ जाएगा। बोलिए सल्फर को कितना इलेक्ट्रॉन?
देख लिए, यही सब मुश्किल हो कर देता है। 8 ही इलेक्ट्रॉन पे सोचते थे हम लोग, काम खत्म। मॉलिक्यूल बना दे रहा है जिसमें 12 वो इलेक्ट्रॉन रहता है साथ में। सल्फर हैज 12 इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम। ओसो से टेपो चुरा लिया, TCl6, टेलोरेनियम 6 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7, 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 क्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। हो गया। C, molecule having 14 electron at the central atom। अब एक मॉलिक्यूल में देखिएगा सेंट्रल एटम को 14 इलेक्ट्रॉन है और फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। IF7, BRF7, CLF7, ICL7, ये सब वो मॉलिक्यूल है ना, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7, 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 फ्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7। बना रहा है ना सब ठीक से? ऐसे नहीं कि इसका इलेक्ट्रॉन उसका इलेक्ट्रॉन पता ही नहीं चले। ये देखिए, ये देखिए, 2 3 4 5 6 7, गिनिए आयोडीन का इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 मॉलिक्यूल होता है ना। ऑक्टेट साहब का नियम फेल कर देता है। BRF7, BR 1 2 3 4 5 6 7, फ्लोरीन 2 2 4 2 6 1 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 7। अभी कौन कर रहा है रे? देखिए एकदम ट्राई कलर में BRF7 है ना,
ब्रोमीन हैज 14 इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम। तो कहने का मतलब है जनरल कंडीशन है कि 8 इलेक्ट्रॉन रहने से वो स्टेबल होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल बिना 8 इलेक्ट्रॉन के भी होता है, 8 से कम भी होता है और 8 से ज़्यादा भी होता है। हाँ, थोड़ा स्टेबल कम और ज़्यादा हो सकता है ना। लेकिन मॉलिक्यूल यदि कहेंगे कि ना ना 8 इलेक्ट्रॉन के बिना मॉलिक्यूल कैसे होगा, एगो लड़ाई कर रहा है एकदम राइफल ताइफल निकाल ले कि 8 इलेक्ट्रॉन के बिना मॉलिक्यूल बना दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। 10 में भी, 12 में भी, 14 में भी, 2 में भी, मतलब 4 में भी और 6 में भी, सारे इलेक्ट्रॉन पे मॉलिक्यूल पॉसिबल है। लेकिन कुछ पॉसिबल है, ज्यादातर मॉलिक्यूल कहाँ पे पॉसिबल है? 8 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ऑक्टेट रूल होता है ना। और बाकी सबको कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, कि कुछ मॉलिक्यूल बिना 8 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पूरा किए हुए भी एग्जिस्ट करता है नेचर में। ठीक है, चलिए बना दिए सब फोटो। हाँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे फिर। हाँ, अब देखिए ब्रेक है ना, तो जितना बतियाना है सब बतिया लीजिए 10-5 मिनट में, और फिर पढ़िए। देखिए एक इसमें नहीं सुने हम, क्या पूछ रही है बताओ ठीक से।